हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता समेत श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पंजाब चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा का बयान सामने आया है। सिरसा में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची कुमारी सैलजा ने कहा कि इतने कम समय में चरणजीत सिंह चन्नी ने इतना बढ़िया काम किया है जिसे देखते हुए पंजाब की जनता खुद उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी। वहीं इस दौरान सैलजा ने कहा कि हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या नहीं, यह कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। कुमारी सैलजा ने कहा कि बीजेपी एक निकम्मी सरकार है और कैप्टन अमरिंदर के साथ गठजोड़ करके भी इनका कुछ नहीं बनने वाला। तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कुमारी सैलजा ने यह कहा है। दिखाया, अपनी काबिलियत साबित करके दिखाई और पंजाब की जनता अब उनकी ओर देख रही है। सभी लोग देख रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री वो बने और सबकी इच्छा है। मुझे पूरा विश्वास है आज पंजाब वोट कर रहा है कि चन्नी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमें पूरा विश्वास है क्योंकि हम सभी लोग वहां पर जाकर भी आए हैं, देखा है, लोगों का रुझान देखा है। सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, चन्नी जी के मुख्यमंत्री बनना तय है। कांग्रेस अभी आगे फैसला करेगी इनके बारे में कि हमें क्या कैसे करना है। सबसे विचार करके हम करेंगे, हमने किया भी है पहले भी और अब हम सबसे एक बार फिर राय लेकर फिर उचित फैसला करेंगे। एक तो लोगों की तैयारी है, लोगों का मन है कांग्रेस के प्रति, भारतीय जनता पार्टी सरकार एक निकम्मी सरकार के खिलाफ, और दूसरी ओर जो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता है उनको सबको अब ये मौका नजर आ रहा है कि वो आगे आएंगे, कार्य करेंगे। बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो उनमें भी बहुत जोश है। समय पर चयन होगा। हरियाणा के बजट सत्र में सिरसा के विकास मॉडल पर क्या कुछ खास रहेगा, इसी मुद्दे को लेकर हरियाणा के पूर्व मंत्री और सिरसा से मौजूदा विधायक गोपाल कांडा ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। एचएलपी सुप्रीमो और सीएम मनोहर लाल के बीच ये बैठक गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में करीब आधे घंटे तक चले, जिसमें बीजेपी नेता गोविंद कांडा भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद गोपाल कांडा ने साफ कर दिया कि बजट को लेकर सीएम से सिरसा के विकास को लेकर जो मांग रखी गई है उस पर सीएम ने मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री से आज मुलाकात हुई और चुनाव के दौरान सर लगातार आप वहां की जनता से कह रहे थे कि यहां की विकास गुड़गांव और फरीदाबाद के तर्ज पे होगी। बजट है और उसके दौरान आपकी मुलाकात है, क्या कुछ खास रहा है? विकास के बारे में बात हुई है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट की, खास करके सिरसा की, एलनाबाद की, रनिया की, सब इलाकों की जो काम पेंडिंग थे सब पे चर्चा हुई है और बजट में सारा प्रावधान भी रखा जाएगा। और पहले भी अभी भी साहब ने जो काम थे उनको मंजूर किए हैं और सिरसा की तरफ विशेष उन्होंने ध्यान देके जो भी काम बोले हैं सब पे उन्होंने मोहर लगाई है। और केंद्र सरकार ने एक बजट में सर कहा था, डिजिटल यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम हरियाणा में लाएंगे। क्या इसको लेकर आप सिरसा में ले जाने का कोई प्लान पर चर्चा किए? सिरसा के लिए देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी सिरसा के लिए मेरी 2-3 बहुत बढ़िया प्लानिंग है जिन पे मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि बहुत दूर दराज है ताकि युवाओं को रोजगार मिले, उस पर चर्चा हुई है और उसमें जो हर संभव मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सीएम साहब से ये 1-2 प्रोजेक्ट अच्छे करवा लूं और उन्होंने हाँ भी भरी है कि सिरसा के लिए करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल सर, हमारे साथ प्रत्याशी सर आप थे, हालांकि चुनाव हार जीत होते रहता है और ये माना जा रहा था कि बीजेपी को एक नॉन जाट के तौर पे आप एक लीडर मिले हैं पूरे प्रदेश में। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भेदभाव नहीं करते
पूरे सिरसा जिला के लिए आज चर्चा हुई है। पूरे जिला के लिए उन्होंने जो काम थे, चाहे वो ऐलनाबाद है, सिरसा है या पूरे जिले की जो विधानसभा है, उनके सभी कामों की हाँ भरी और विधानसभा में भी रखेंगे और सारे विकास कार्य जल्दी हो जाएंगे। डेवलपमेंट को लेकर चूंकि बजट आना है हरियाणा का, मुख्यमंत्री लगातार सभी लोगों से मिल रहे हैं और जिस तरह से चुनावी वायदे किए गए थे और आज दोनों भाइयों की मुलाकात हुई है और माना जा रहा है कि इस बजट में सिरसा के डेवलपमेंट को लेकर एक रूट मैप तैयार किया गया था और उस पर अमली जामा पहनाने के लिए आज मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है और मुख्यमंत्री ने भी इसमें हाँ में हाँ मिलाई है। कैमरामैन मुकेश के साथ सुशील सिंह, हरियाणा न्यूज, गुरुग्राम। हरियाणा सरकार का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा और आने वाले इस बजट को लेकर व्यापारी वर्ग काफी उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि हरियाणा सरकार इस बजट में व्यापारियों के लिए कुछ राहत जरूर देगी। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 2 साल से कोरोना वायरस की वजह से काम धंधे पर बहुत फर्क पड़ा है, इसलिए सरकार को कोई नया टैक्स नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ ही व्यापारियों ने कहा कि सरकार को महंगाई पर भी लगाम लगानी चाहिए। उनका कहना है कि सरकार उनको कोई ऐसी राहत दे जो दुकानदार पिछले 2 साल से परेशान हैं, उनको कुछ आसानी हो जाए। हम पहुंचे हैं एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में। हरियाणा सरकार की तरफ से आने वाले बजट को लेकर यहाँ की जनता क्या उम्मीदें लगाई बैठी है, जानते हैं यहाँ की जनता से। क्या नाम है आपका? दिखपाल सिंह। हरियाणा सरकार बजट पेश करने वाली है, किस प्रकार की उम्मीद है आपकी बजट को? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जैसे केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया है और बहुत सारी सुविधाएं एक आम जनता से लेकर के इंडस्ट्रीज तक दी हैं, हम चाहेंगे कि जो हरियाणा सरकार का बजट है वो भी इस तरह से आए ताकि जो हमारे गरीब तबका के लोग हैं नीचे से लेकर के और सबको फायदा मिले। अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि एमएसपी की बात आई है, तो हम चाहेंगे कि हरियाणा सरकार मैक्सिमम एमएसपी पे कोई भी हमारा किसान की फसल है उसको खरीदे। और दूसरी चीजें जो क्लासेस की बात है, हाईवे की बात आई है, तो हम चाहेंगे कि सरकार वहां से कुछ सुविधाएं ले ताकि हरियाणा में मैक्सिमम हाईवेज बने और सबको फायदा मिले। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से 1 लाख करोड़ रुपए हर स्टेट को दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, और वो इसलिए कि फैसिलिटी दी जाए, बिना ब्याज के दिया जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि सरकार जो हमारी हरियाणा सरकार है उस पैसे का यूटिलाइज गरीब से लेकर के ऊपर तक सभी लोगों को करे और आम आदमी को फायदा हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरपी सिंह है। आप क्या कहना चाहते हैं बजट को लेकर? बजट को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा गवर्नमेंट ये हमारे जो बिजनेस, जैसे हमारा हॉस्पिटलिटी लाइन है, जो कैटरिंग सर्विस है, उसके अकॉर्डिंग मैं कहना चाहता हूँ कि जीएसटी का जो प्रोविजन है उसको कम किया जाए। हाँ, और कहना चाहोगे जिस तरह से कोरोना काल में काफी परेशानी आई थी आपको 2 साल से? बिल्कुल सर, क्या है कि कोरोना काल में हम लोगों का बहुत ज़्यादा बिजनेस का जो हॉस्पिटलिटी है, बिल्कुल टूरिज्म जो भी जैसे कैटरिंग एसोसिएशन है, बिल्कुल डाउन हो गया। इसमें हम लोगों को बहुत पस्त कर दिया है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का ये प्रोविजन है कि हम लोगों की जो बिजनेस इंडस्ट्री है उसको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र है। कहना चाहोगे? कवि राजेंद्र शर्मा। बजट तो क्या कहना चाहोगे, किस तरह का बजट आना चाहिए? सबसे पहले जो डिफेंस पे गौर की जाए, अच्छा, और दूसरे जो किसानों का पे दिया जाए और गरीब से लेकर के नीचे से ऊपर तक बराबर का ही हो। और जैसे फ्री मतलब बिना ब्याज के आ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले कोई ऐसे धंधे खोले जाए जिससे गरीब को रोजी रोटी मिले। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी हैं, इनसे जानते हैं किस प्रकार का उनका बजट चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान सिंह है। क्या कहना चाहोगे बजट को लेकर? आपके बजट जैसे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट एलोकेट करा है for the year 2021-22, there was not a profitable provision for the education as previously as 2020 6080 crore less than rupees were allocated for the education, which was much less than because now the main ऐसा माना जा रहा है कि जैसे हमारे यहाँ पहले जो एजुकेशन सेक्टर के लिए परसेंट इन्होंने एलोकेट करा था वो इस साल बहुत कम है पहले से, और इनकम टैक्स के लिए भी काफ़ी सोचा गया था, उसमें कोई प्रोविजन नहीं आया है। और ऐसा देखा गया है कि इस साल गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से हमारी जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है, प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटीज़ है, वो काफ़ी कम है। तो एजुकेशन सेक्टर पे फोकस ना करके उन्होंने इस बार हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करा है। और जैसा कि देखा गया कि हेल्थ सेक्टर पे पहले हमारी गवर्नमेंट 30% इन्वेस्ट करती थी, अब उसका जो रेट है वो काफ़ी बढ़ गया जाके। इस बार एजुकेशन सेक्टर पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, नॉट ज़्यादा प्रोविजन हुए हैं। थैंक यू। इन लोगों का साफ तौर का कहना, जो भी बजट आए हमारे राहत में बजट आनी चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार किस प्रकार से बजट इनको राहत में मिल सके। एनआईटी फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल, हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद में ट्रैफिक पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है।
इसी कड़ी में सड़क पर चलते हुए नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। इतना ही नहीं, इस चेकिंग अभियान के तहत तेज आवाज और पटाखे की आवाज वाले 2 पहिए वाहनों का खास तौर पर चालान काटा गया। शहर में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से जहां चालान काटे जा रहे हैं, तो वहीं सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए लोगों से अपील भी की जा रही है। सभी प्रकार के चालान किए जा रहे हैं, विदाउट सीट बेल्ट हो, विदाउट हेलमेट हो, विदाउट डॉक्यूमेंट्स हो, तो सब प्रकार के चालान किए जा रहे हैं। विदाउट हेलमेट हैं जो लोग, उनके चालान करेंगे, ठीक है। विदाउट डॉक्यूमेंट्स हैं, विदाउट नंबर प्लेट्स हैं, उनके चालान किए जा रहे हैं। दोनों पर हेलमेट अनिवार्य है, एक पर नहीं दोनों पर हेलमेट अनिवार्य है और लगाएंगे लोग, सुरक्षा के लिहाज से जरूरी भी है। और इधर सोनीपत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पंजाब चुनाव में माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम करते हुए पुलिस ने अब तक 4 खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चारों खालिस्तानी आतंकियों को जिला अदालत में पेश किया गया और पकड़े गए आतंकियों को 3 को पुलिस ने जुआ गांव से और 1 को सोनीपत से गिरफ्तार किया है। इन चारों के पास से पुलिस ने AK-47, 4 विदेशी पिस्तौल और 1 देसी पिस्तौल और 56 कारतूस बरामद किए। चारों आतंकी पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में बैठे आतंकियों से जुड़े थे। पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस इनके अन्य साथियों की तलाश भी लगातार कर रही है। करनाल में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। काचवा रोड पर सीतामढ़ी के पास 2 गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं इस हादसे में 3 लोग भी घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही क्रेन की मदद से दोनों गाड़ियों को सड़क के बीच से हटाया गया। सर, सुबह सुबह पता लगा था कि बाबा जी इधर से किसी घर से कीर्तन करके सवेरे सवेरे तो वहाँ से आ रहे थे, इधर जा रहे थे कैथल की तरफ। तो इधर से गाड़ी आ रही है स्विफ्ट और ये गाड़ी बाबा जी इधर से आ रहे हैं। उन्होंने सोचा कि ये ड्राइवर जो है ना, इधर कच्चा रास्ता है, वो उधर से आ रहे थे तो पता लगा कि ड्राइवर ने बताया है कि वो इस रास्ते को मुड़ने की सोच रहे थे, लेकिन इधर नहीं मुड़ा। बाबा जी ने आपने सामने टक्कर हो गई है। तो जिसमें पता लगा कि संत कश्मीर सिंह जी अरड़ा वाले बहुत महापुरुष संत हैं, तो बहुत परमात्मा की कृपा हुई है, बचाव हो गया है। दोनों गाड़ी थी उनकी? हाँ, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उनकी, और जिनके दोनों सारे एयरबैग एकदम से सारे एयरबैग खुल गए हैं। मामूली चोट भी आई है? हाँ, कोई चोट भी आई है। ड्राइवर के हाथ पे थोड़ी चोट है, तो बाबा जी को बता रहे हैं थोड़ी बहुत चोट है, और उस ड्राइवर को भी थोड़ी बहुत है, लेकिन बचाव है सर। और इधर दादरी जिले के गांव डुंडीवाला किशनपुरा निवासी और भारतीय सेना में जवान प्रवीण कुमार की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जवान की पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को नींद की गोलियां खिलाने के बाद नाक और मुंह को तौलिए से दबाकर हत्या कर दी। वहीं हत्या करने के बाद फिंगरप्रिंट के निशान मिटाने के लिए आरोपियों ने तौलिए और नींद की गोलियों को रसोई की चिमनी में जला दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपित महिला और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। बहादुरगढ़ के नजदीकी रोहद इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में एक दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल रोल मशीन के मेंटेनेंस के दौरान भारी भरकम मशीनरी की चपेट में आने से एक श्रमिक की मौत हो गई, जबकि 4 श्रमिक घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बता दें, रोहद को 4 मीनार जॉइंटिंग प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में हादसा हुआ है।
हादसे के वक्त फैक्ट्री के 5 कर्मचारी और मेंटेनेंस करने वाले कर्मी साथ मिलकर काम कर रहे थे। इस दौरान प्रेशर से मशीन का भारी भरकम हिस्सा निकलकर सीधा जयप्रकाश को जा लगा। कर्मचारी जयप्रकाश के साथ ही 4 अन्य कर्मचारी भी उसकी चपेट में आकर घायल हो गए। वहीं असोदा थाना प्रभारी बाबूलाल ने बताया कि फैक्ट्री में ऑटोमोबाइल पैकिंग का सामान बनता है। मशीन पर काम करते हुए कोई सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया है, इसलिए इस मामले में फैक्ट्री मालिक के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने शिरकत की। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि यह कबड्डी चैंपियनशिप 26 फरवरी तक चलेगी। चंद रुपयों का खातिर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना कितना आसान है, इसका नजारा दिखा सोनीपत में, जहां मौके पर दबोच लिया। ये रिपोर्ट देखिए। अभी लोगों के जहन से बारिश में भीगते गेहूं की तस्वीरें ठीक से मिटी भी नहीं है और फिर से सरकारी गोदामों में रखे गेहूं के कट्टे भीगने लगे हैं। लेकिन इस बार तस्वीरें जरा हटके हैं, क्योंकि इस बार गेहूं बारिश ने नहीं भिगोए हैं और न ही लापरवाही से गोदाम में रखे गेहूं भीगे हैं। इस बार तो गेहूं लालच ने भिगोए हैं। गेहूं की कमी को पूरा करने के लिए उसमें नमी बढ़ा गई है ताकि वेट बढ़ जाए, परंतु उसका जो असर पड़ता है वो ये होता है कि नमी बढ़ने से उसमें फफूंदी लगने की और उसके क्वालिटी निम्न होने की संभावनाएं जो है बढ़ जाती है। पुलिस को पिछले कुछ समय से गोदाम में गेहूं को पानी में भिगोने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने हैफेड के गोदाम पर छापा मारा और गोदाम में गेहूं के कट्टों पर पानी डाल रहे 3 आरोपियों को मौके पर दबोच लिया। कर्मचारी जिस गेहूं को वजन बढ़ाने के लिए पानी से भिगो रहे थे, उसे मिड डे मील और राशन डिपो में सप्लाई किया जाना था। महारा गांव में हैफेड का गेहूं का गोदाम है, जहां पे एफसीआई के द्वारा खरीद किया हुआ गेहूं स्टोर किया हुआ है। सूचना ये प्राप्त हुई थी कि उस गेहूं पर सबमर्सिबल से पानी चलाकर उनको भिगोया जा रहा है, उनका वजन बढ़ाया जा रहा है। पूछताछ में पकड़े गए कर्मचारियों ने बताया कि वे अधिकारी का आदेश का पालन कर रहे थे। हैफेड के अधिकारियों ने उनको पानी डालने के लिए कहा था। खुलासा करते हुए कर्मियों ने कहा, सुरसी और कीड़ों की दवाई का छिड़काव करने के बाद अक्सर वो गेहूं के कट्टों को पानी से भिगो देते थे। हालांकि पुलिस ने गोदाम के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हैफेड से रिलेटेड अधिकारी हैं, चाहे टीएम हैफेड हैं या इंस्पेक्टर हैफेड हैं या गार्ड जो लगी हुई है, सभी इसमें इन्वॉल्व है। जांच के दौरान आई बातें। मामला दर्ज कर लिया सर इसमें? मामला दर्ज कर लिया गया है। जो गार्ड इस पे गेहूं के ऊपर पानी डाल रहे थे, उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगामी कार्यवाही, आगामी पहलू जो है जांच में सामने आ जाएंगे। सीएम फ्लाइंग टीम के अधिकारियों के बयानों पर गौर करें तो अब ऐसे अधिकारियों की खैर नहीं है। उन्हें उनकी करनी की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये संदेह के घेरे में है। यही बातें लाई गई हैं कि बीमारी फैलने का इससे खतरा है और ये जानबूझकर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। और इस अनुसंधान में जो भी चीजें सामने आएंगी, उसके आधार पर जो सजेस्ट की जा सकती हैं ऊपर अधिकारियों को, ताकि पॉलिसीज में कुछ चेंज करना है तो किया जाए, वो रिकमेंड भी किया जाएगा। पैसे की भूख ने सरकारी अधिकारियों को इस कदर हैवान बना दिया है
कि वो पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे अपने लोगों की जिंदगी को ही मौत के मुहाने तक क्यों न पहुंचाना पड़े। हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से सुनील जिंदल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।